कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में सभी किसान भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। हापा विधि द्वारा मत्स्य प्रजनन के लिए चलाई जा रही है प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना। फ्रांसीसी वैज्ञानिकों ने किया तसर अनुसंधान केंद्र का दौरा। अमरूद के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद सरदार। अब समाचार विस्तार से। झारखंड सरकार मत्स्य निदेशालय की ओर से हापा विधि द्वारा मत्स्य प्रजनन के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण 6 से 18 अप्रैल 2015 तक चलेगा। प्रशिक्षण में वैसे मत्स्य कृषक भाग ले सकते हैं जिनके पास मत्स्य प्रजनक हापा, ब्रीडिंग हापा, हैचिंग हापा, हार्मोन और छोटा नर्सरी तालाब हो। इसमें राज्य के सभी जिलों के मत्स्य कृषक भाग ले सकते हैं। सभी जिलों के प्रशिक्षण की तिथि अलग अलग है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए मत्स्य निदेशालय डोरंडा, रांची से संपर्क कर सकते हैं। बीते दिनों 3 फ्रांसीसी वैज्ञानिकों ने नगड़ी स्थित तसर अनुसंधान केंद्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने तसर भोज्य पौधे अर्जुन, आसन और लेजिस्ट्रोमिया पर हो रहे अनुसंधान कार्यों को देखा और उसके बारे में विस्तृत जानकारी ली। फ्रांसीसी वैज्ञानिक दल में शामिल कोरिन रोयर, फ्लोरेंस कार्लिसी और थियरी लेनियर ने प्रजनन एवं अनुवांशिकी अनुभाग में विभिन्न तसर रेशम प्रजातियों की भी जानकारी ली। जो किसान कद्दू वर्गीय सब्जी फसलों की खेती कर रहे हैं, वो अभी खेत में सिंचाई करने का प्रबंध करें, क्योंकि अभी फूल और फल लगने का समय है। ऐसे में सिंचाई फलन की संख्या और उपज की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद करता है। किसान भाई, आप अगर कद्दू वर्गीय सब्जी फसल लगाए हुए हैं, तो अभी अपनी फसल लगे खेत में नमी की कमी ना हो, इसलिए नियमित सिंचाई की व्यवस्था करें। इससे पुष्पन और फलन दोनों बेहतर होगा। जो किसान भाई अगात कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती कर रहे हैं, अभी उनमें फूल और फल आने की अवस्था है। इसलिए किसान भाइयों को हम सलाह देते हैं कि ऐसी अवस्था में पानी सिंचाई की व्यवस्था जरूर रखिएगा, नहीं तो क्या होगा, फल का विकास अच्छा नहीं होगा। और टपकन सिंचाई विधि से पानी देने से निश्चित रूप से आपकी उत्पाद की गुणवत्ता भी बढ़ेगी और बाजार भाव भी अच्छा मिलेगा। राज्य के जो किसान फलदार फसल अमरूद की खेती करना चाहते हैं, वो इस फसल से ज़्यादा उपज हासिल करने के लिए उन्नत किस्मों वाले पौधे लगाएं। ये किस्में कौन कौन सी हैं, आइए इस संबंध में जानते हैं अपने विशेषज्ञ से। इस पद्धति में जैसे आप देख रहे हैं कि हमको कम जमीन में अधिक हम अमरूद के पौधे लगा रहे हैं, तो अधिक पौधे लगा रहे हैं तो हमको एक अच्छी किस्म का चुनाव करना भी बहुत आवश्यक है। तो आपको विभिन्न किस्में जैसे कि हमारे पास उपलब्ध है, जिस पे हमने प्रयोग किया है, उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा। सरदार, जिसको L49 भी बोलते हैं, ये किस्म बहुत ही अच्छी है। इसके फलों का आकार बहुत अच्छा होता है, मिठास भी अच्छी होती है और बाज़ार के अंदर ये अच्छे भाव इनके मिलते हैं। तो ये एक अच्छी उन्नत किस्म है, किसान लोग इसको अपना सकते हैं। इसके अलावा ललित एक ऐसी किस्म है जो फल को काटने पे अंदर से सुर्ख लाल नज़र आती है। तो अगर लाल रंग के गुआवा जो अंदर से अमरूद निकलते हैं, वो भी किसानों को अच्छा उत्पादन के साथ अच्छी प्राइस भी मार्केट में दिला सकते हैं। तो अधिक दर पे उन किसानों को उनको बाज़ार में बेच सकते हैं। इसके अलावा इलाहाबाद सफ़ेदा और अर्का मृदुला, ये 2 और वैरायटी है जिसको किसान लोग लगा सकते हैं। जो किसानों ने टांड जमीन में विभिन्न फसलों की खेती कर रहे हैं, वो अपने खेतों में निकौनी का काम करने के लिए पिग हो नामक कृषि उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 18 से 20 डेसिमल प्रतिदिन है। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस।
मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1900 रुपए से 2200 रुपए, चावल मध्यम 2300 रुपए से 2600 रुपए, चावल उत्तम 3500 रुपए से 4800 रुपए, गेहूं 1650 रुपए से 1900 रुपए, चना 3300 रुपए से 3600 रुपए, दाल अरहर 7700 रुपए से 7800 रुपए, दाल मसूर 7100 रुपए से 7200 रुपए, दाल चना 4500 रुपए से 4600 रुपए, सरसों तेल 8800 रुपए से 1000 रुपए, चीनी 3200 रुपए से 3350 रुपए, आलू 500 रुपए से 1000 रुपए और प्याज 1600 रुपए से 1900 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहन, आपने देखा कृषि समाचार में मौसम का मिजाज, मंडी का भाव और खेती बाड़ी से जुड़ी हुई तमाम तरह की खबर और जानकारी। हम आगे आपको जिन बातों की जानकारी देंगे, जिन विषयों की जानकारी देंगे, उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, तो मंगरा, आज हम किसान भाई बहनों को जो जानकारी दिलाने वाले हैं उसके बारे में आपको कुछ मालूम है? हाँ, हमको मालूम है और मालूम ये है कि अभी ग्रीष्मकालीन खेती हो रही है, दलहनी फसलों की भी खेती हो रही है। तो गर्मी के मौसम में मूंग एक ऐसा दलहनी फसल है जिसकी खेती बहुत अच्छे तरीके से की जा सकती है। कहीं आप गर्मा मूंग की बात तो नहीं कर रहे हैं? हाँ, मूंग की बात है और गर्मी का मौसम है तो जाहिर सी बात है कि गर्मा मूंग की बात है। तो गर्मा मूंग की खेती करके अच्छी उपज लें, इसके लिए जरूरी है वैज्ञानिक तरीके से खेती करना। तो कैसे करें वैज्ञानिक तरीके से खेती और क्या हो हमारा उन्नत प्रभेद, आइए इस विषय पर अपने विशेषज्ञ से जानकारी लेते हैं। हमेशा की तरह नए विषय के साथ, चर्चा के साथ हम आपके बीच उपस्थित होते हैं। आज का विषय भी खास है। आपके बीच हम लेके आए हैं विषय झारखंड में गर्मा मूंग की उन्नत खेती एवं प्रभेद। हमारे झारखंड में गर्मा मूंग की उन्नत खेती एवं प्रभेद के बारे में बताएं। गर्मा मूंग की खेती हम जो है वैसे क्षेत्र में कर सकते हैं जहां हमें पानी की अच्छी व्यवस्था होती है। इसके लिए उन्नत किस्में हैं PS 16, SML 668, SML 832, सम्राट एवं
एक पुरानी वैरायटी है जिसका नाम है पूसा बैसाखी। ये जो हमारी प्रभेद है ये गर्मा मूंग के लिए ही अनुशंसित प्रभेद है और जो कि जो है 65 से 70 दिन में पक के तैयार हो जाती हैं और इन प्रभेदों की औसत उपज क्षमता जो है 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। गर्मा मूंग के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि खेत को अच्छी तरह पहले तो हम गर्मा मूंग कब लगाते हैं ये किसान भाई जान लें। गर्मा मूंग हम फरवरी के अंतिम सप्ताह से लेके 15 मार्च तक लगाते हैं। जब गेहूं की कटाई हो जाए तो किसान भाई गर्मा मूंग की खेती आप कर सकते हैं। इसके लिए खेत में पहले जो है सिंचाई कर दें और सिंचाई करने के बाद उसकी अच्छी तरह जुताई करें। कुछ दिन के बाद जब वो जुतने लायक हो जाए तो उसकी जुताई करें और इस जुते हुए खेत में जो है आप जो है 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से गर्मा मूंग के बीज का प्रयोग करें। किसान भाई जब आप गर्मा मूंग लगा रहे हो तो बीजोपचार करना न भूलें। बीजोपचार की एक विशेष विधि है कि सबसे पहले बुआई के 24 घंटा पहले किसी भी फफूंदनाशक दवा जैसे कि कैप्टन हो गया या फिर थीरम हो गया, इसकी 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से इसका जो है बीजोपचार करें। उसके बाद बुआई के ठीक पहले जो है हम राइजोबियम कल्चर या पीएसबी जिसको फास्फोरस सोल्युलाइजिंग बैक्टीरिया कहते हैं इससे उपचारित करें और इस उपचारित बीज को ही हम खेत में लगाएं। खेत में लगाने के लिए जो कतार से कतार की दूरी जो है 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए एवं पौधे से पौधे की दूरी लगभग 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब लगाने के पहले जो है खेत की जब अंतिम जुताई करते हैं तो उसमें हम उर्वरक का भी प्रयोग कर सकते हैं। उर्वरक के लिए हम 100 किलोग्राम डीएपी और 30 किलोग्राम पोटाश जो है प्रति हेक्टेयर की दर से गर्मा मूंग के लिए सफिशिएंट है, तो इसका हम प्रयोग करें। जहाँ तक सिंचाई का प्रश्न है तो गर्मी के दिन में जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है खेत को सींचना जरूरी हो जाता है, तो गर्मा मौसम में 10 से 15 दिन के अंतराल पर एक बार सिंचाई कर देनी चाहिए। किसान भाई ध्यान दें कि जो हमारा जो पॉड बनने लगे माने उसमें फलियां बनने लगे तो उस समय खेत की सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। जब उसके बाद जो है कुछ हालांकि गर्मी के मौसम में तो कीड़े या बीमारियां कम लगती हैं, लेकिन कभी कभी किसान भाई जिसको कैटरपिलर करते हैं वो लग जाते हैं या फिर जो है विषाणु रोग वायरल डिजीज होता है जिसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं वो लग जाता है। तो इसके निदान के लिए हम जो है कीटनाशी का प्रयोग करते हैं और जहाँ तक इसका ये तुड़ाई का 60 से 65 से 70 दिन में ये पक के तैयार हो जाती है, तो इसकी हम तुड़ाई करते हैं। आप जानते हैं अन्य फसलों की तरह मूंग जो है एक बार में इसकी तुड़ाई नहीं करते हैं क्योंकि ये पकती जाती है और फलियां जो है कुछ फलियां हरी रहती है कुछ फलियां पकती जाती हैं, तो इस तरह इसको तोड़ लेते हैं। जो फलियां पक जाए उसको तोड़ करके जैसे जैसे फलियां पकती जाती है उसको तोड़ करके और हम इसको सुखा के इसका मड़ाई करते हैं और फिर भंडारण कर लेते हैं। और जो हमारा जो इसका जो स्टबुस बचता है, जो पत्तियां डंठल बचते हैं, उसको खेत में ही छोड़ देते हैं जो और अगले खरीफ सीजन के लिए इसको जो है इसकी फिर जो है उसमें खेत में जो है उसको इनकॉर्पोरेशन करते हैं। तो इससे हमारा जो अगली फसल है चाहे हमारे मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो जो है बरकरार रखती है। किसान भाइयों, जानकारियाँ बहुत खास और विस्तृत रूप से आपको मिल रही है। आशा है कि इससे आप लाभ भी उठाएंगे। डॉक्टर साहब, मूंग की उन्नत प्रभेद और खेती के बारे में आपने बताएं। हमारे किसान भाई की झारखंड के परिवेश में जो गर्मा मूंग की खेती कर रहे हैं उसकी क्या संभावनाएं हैं और क्या उम्मीदें रखते हैं? देखिए, झारखंड राज्य में जो है ऐसे तो गर्मी में जो है पानी की समस्या हो जाती है, लेकिन वैसे जगह पे जहाँ पानी की समस्या नहीं हो या तो कुआं से आप पानी पटाते हो या ट्यूबवेल से पटाते हो या तालाब से पटाते हो, तो कहने का तात्पर्य है कि मूंग की खेती करने पे, खासकर गर्मा मूंग की खेती करने से किसान को अतिरिक्त लाभ के अलावा जो है वो अपना मिट्टी की दशा भी
अच्छी बनी रहती है। और डॉक्टर साहब, और चलते चलते चाहेंगे कुछ खास संदेश गर्मा मूंग के बारे में? मैं किसानों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि गर्मा मूंग मतलब कि यदि सिंचाई की आपकी व्यवस्था हो, घर के अगल बगल भी यदि छोटे से छोटे जगह में भी व्यवस्था हो तो गर्मा मूंग की खेती करें। गर्मा मूंग की खेती कम से कम 3 पानी 4 पानी में भी हो सकता है किसान भाई। और इसकी सबसे बड़ी ये है कि आज देखिए बाज़ार में मूंग जो है लगभग 100 रुपया किलो मिल रहा है, तो यह एक काफ़ी आप इसको नगदी फसल के रूप में भी ले सकते हैं और अपने आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं। गर्मा मूंग की उन्नत खेती व प्रभेद जानकारियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण और खास थी, और डॉक्टर साहब ने आपको बहुत अच्छे सुझाव के साथ बहुत कुछ खास रूप से आपको विस्तृत से जानकारियाँ दी है। आशा करते हैं इन जानकारियों से आप लाभ उठाएंगे। डॉक्टर साहब आपकी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। किसान भाइयों, अगले अंक में फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। क्या बात है कि वैज्ञानिक खेती करनी हो तो किस तरीके से करें और कौन से प्रभेद का चुनाव करें और किन किन बातों का ध्यान रखें। जाहिर सी बात है कि प्रभेद उन्नत होंगे तो हमारा उपज अच्छा होगा। तो किसान भाई बंधु, अभी तो हमारे पत्रकार बंधु आए नहीं, जब तक वो आते हैं तब तक ये संदेश। अरे जोहार मोहन दादा। जोहार जोहार सोहन। कहाँ से आ रहे हो दादा? बाजार गया था भाई। लगता है आज पूरा बाजार ही खरीद कर ले आए हो। हाँ? अरे नहीं नहीं, इसमें पशुओं का दाना है और फसलों में छिड़कने वाली कीटनाशक दवाइयाँ हैं और साथ में रसोई का सामान है, सब एक साथ। हाँ, अब रोज रोज बाजार जाना मुश्किल होता है ना। अरे सुनती हो? अरे लेकिन दादा, खाने पीने की चीजों के साथ रखकर कीटनाशी दवाओं का लाना खतरनाक हो सकता है। कैसे? दादा, कीटनाशी विषैले होते हैं, इसके प्रभाव से खाने पीने की चीजें जहरीली हो सकती हैं, इससे हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है। अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। कुमार भाई को जोहार। जोहार जोहार जोहार। किसान भाइयों, आपको भी जोहार। तो आज आप किस चीज़ की जानकारी दिलाने वाले हैं हमारे किसान भाई बहनों को, जरा ये भी बताइए। आज हम अपने किसान भाइयों को बताने जा रहे हैं कि जो किसान भाई कद्दू वर्गीय फसल की खेती करना चाहते हैं उनके लिए कुछ खास सुझाव है। अच्छा, क्या सुझाव है हमारे किसान भाई को बताएं। किसान भाइयों, अगर आप कद्दू वर्गीय फसल की खेती कर रहे हैं तो आपको अपनी फसल पे खास ध्यान देना चाहिए। अगर उसमें ये देखना चाहिए कि मैंने को रोग लग जाता है, हमको लगता है कि आप रोग और उसके निदान की बात कर रहे हैं। जी जी जी। कि कद्दू वर्गीय फसलों की खेती की जा रही है तो कई तरह की समस्या हमें आने लगती है। हमको मालूम होता है कि बीमारी हुई है, लेकिन बीमारी कौन सी है, उसका लक्षण क्या है, लक्षण क्या है, लक्षण तो जब लक्षण देखते हैं तो इसका उपचार किस तरीके से किया जाए। तो आइए इस विषय पर जानकारी लेते हैं। विशेषज्ञ कौन है ये आप बता दें। और विशेषज्ञ हैं हमारे डॉक्टर सुदर्शन मोर, तो आइए जानते हैं उनसे। किसान भाइयों, गर्मी का मौसम आ चुका है, ऐसे में चारों ओर हमारे प्रदेश में लत्तेदार सब्जियों की भरमार है और आज के अंक में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कद्दू वर्गीय सब्जियों में लगने वाले रोग, उनके लक्षण और उसके निदान के विषय में। सर, सबसे पहले ये बताइए कि कद्दू वर्गीय जो सब्जियाँ लगाए हैं किसान भाई, तो उसमें मुख्य रोग कौन कौन से लगते हैं, इसके बारे में आप बताएं। हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल किया। देखिए, अभी हमारे किसान भाइयों के खेत में, जैसा कि आप पीछे हमारे देख रहे हैं कि कद्दू वर्गीय फसलें जो हैं किसान के खेतों में जो है लगी हुई हैं। और मुख्य तौर पे आप देखेंगे कि हमारे किसान भाइयों के खेतों में लौकी, कद्दू, तोरिया, झिंगी, नेनुआ, करेला, ये फसलें जो है किसान भाइयों के खेत में लगी हुई है। लेकिन गर्मी के दिनों में कुछ बातें किसान भाइयों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। यदि इन सब बातों को ध्यान में रखता है तो आपके खेतों में बीमारियाँ कम आती हैं। और जो प्रमुख रूप से जो बीमारियाँ आती हैं, आप देखेंगे एक पाउडरी मिल्ड्यू है, जो कि कद्दू वर्गीय फसलों की पत्तियों में आप देखेंगे पाउडर जैसा एक जो फंगस होता है जो पत्तियों के ऊपर जो है फैला हुआ रहता है, जिसके कारण से पत्तियां जो है प्रकाश संश्लेषण कम करती हैं। इसके कारण से पौधे में जो है भोजन कम बनता है और इसके कारण से आपका फल का आकार जो है छोटा होता है और कभी कभी उत्पादन भी नहीं मिल पाता है। और दूसरी बीमारी प्रमुख रूप से जो आती है वो आती है डाउनी मिल्ड्यू। पत्तियों के ऊपर जो है पीले रंग के धब्बे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन आप देखेंगे इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है और ये धब्बे आपस में मिलके बड़े धब्बे का भी आकार ले लेते हैं। और ये जो है डाउनी मिल्ड्यू के लक्षण जो है ज़्यादातर तौर पे आप देखेंगे नेनुआ में, करेले में, खीरा में, ककड़ी में, इन सब फसलों में जो है प्रमुख रूप से दिखाई पड़ता है। इसके कारण से आप देखेंगे पौधे का जो फल होता है वो जो है
उचित आकार नहीं ले पाता है और फल का आकार भी छोटा रहता है। मार्केट में जब आप ले जाते हो तो फल का आकार टेढ़ा मेढ़ा और छोटा होने के कारण से आपको उचित मूल्य नहीं मिलता। तो ये जो प्रमुख रूप से जो है खड़ी फसल में इस समय बीमारी दिखेगी। इसके बाद हमारे किसान भाई जो है जैसे ही फल इसमें लगना स्टार्ट होगा तो एक और बहुत ही कॉमन बीमारी आती है लौकी, कद्दू, तोरिया, इसमें ये जो होता है फ्रूट एंथ्रेक्नोज। फल में जो है आप देखेंगे फल का एक सिरा जो है सूखना स्टार्ट कर देता है। ये जो है कोलेटोट्राइकम नामक फफूंद से होता है। इसके कारण से आप देखेंगे कि फल जो है अनमार्केटेबल हो जाता है, यानी उसको जो है मार्केट में आप बेच नहीं सकते हैं और इसी कारण से आप किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसकी जो है आप देखेंगे कि जो है बीमारी जो है खड़ी फसल में जब आती है तो ज़्यादातर जो है 20 से 30% तक जो फल होते हैं आपके, वो जो है जैसे ही फल का आकार लेना स्टार्ट करते हैं तब से ही तुरंत ही सूखना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो है कोलेटोट्राइकम नामक फफूंद से होता है। ये बीमारियां प्रमुख रूप से यानी हमने बताया पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू और फ्रूट एंथ्रेक्नोज कद्दू वर्गीय फसल की जो है बहुत ही कॉमन बीमारी है। इस बीमारी को आपको ध्यान में रखना है और ध्यान रखना है आपको कि जब भी आप खेत में जाएं तो अपने फसल की पत्तियों को आप उलट पलट के देखते रहें कि उसमें कोई बीमारी तो नहीं आ रही है, किसी तरह के धब्बे तो नहीं है। यदि जैसे ही लक्षण दिखाई दे फिर उसके उपचार के लिए जो है जाना पड़ेगा। जी, तो सर ये बताइए कि आपने जो मुख्य रोग बताए इसके मुख्य लक्षण क्या होंगे, किसान भाई कैसे समझ पाएंगे कि रोग लग चुका है इसके बारे में? हाँ, देखिए जैसे हम बता रहे थे ना कि एक कहावत है हमारे यहाँ कि सफल किसान वही किसान होता है जो प्रतिदिन अपने खेत में जो है जाता है, अपनी फसलों को देखता है। इससे क्या होता है कि किसान को पता चल जाता है कि हमारा फसल किस अवस्था में है, पौधे में बीमारी तो नहीं लग रही है। यदि जैसे हमने जो बीमारियां बताई इसमें जैसे पाउडरी मिल्ड्यू की बात हम कहें, ये पाउडरी मिल्ड्यू पत्ती के जो है ऊपरी सतह तथा निचली सतह दोनों में आता है। इसमें होगा क्या कि आप जो पत्तियों को आप हाथ से उंगली से छुएंगे तो आपके हाथ में जो है सफ़ेद सफ़ेद जो है पाउडर जैसा आपको लगा हुआ दिखाई पड़ेगा। इससे आपको पता चलेगा कि जो है ये पाउडरी मिल्ड्यू के लक्षण है। इस तरह के लक्षण यदि आपको दिखाई दे तो इसका मतलब आपके खेत में पाउडरी मिल्ड्यू का इन्फेक्शन हो चुका है। दूसरा डाउनी मिल्ड्यू की बात करें, इसमें जो आप देखेंगे पत्तियों के ऊपर पीले रंग के जो है ऊपर की तरफ पत्तियों की देखेंगे तो हल्का पीले पीले जो है धब्बा दिखाई पड़ेगा, जो कि नेक्रोटिक क्लोरोसिस होता है, क्लोरोफिल उसका जो है नष्ट होता है जबकि जो है टिश्यू जिंदा रहता है। ये जो है एक फफूंद होता है पर्नस्पोरा, उनके द्वारा जो है होता है। इसमें डाउनी मिल्ड्यू जो आप देखेंगे कि जो है नीचे की पत्तियों के निचले सतह पे दिखाई पड़ता है और इसके कारण से पौधे की बढ़वार रुक जाती है, फल का आकार कम हो जाता है और फल की संख्या भी कम बनती है। तो ये जो है हमने बताया डाउनी मिल्ड्यू का। इसी तरह से आप देखेंगे एंथ्रेक्नोज का, तो एंथ्रेक्नोज के जो है लक्षण आप देखेंगे मुख्य रूप से जो है फलों के ऊपर दिखाई पड़ता है। फल जो है शुरू के इस दिन में ही जो है वो सूखने लगते हैं। कभी कभी जो है फल का आकार जो है बड़ा हो जाता है, उसके बाद एक किनारे से जो गलने लगते हैं। तो ये जो है प्रमुख लक्षण होते हैं। सर ये तो हो गई जो कद्दू वर्गीय सब्जी है उसमें लगने वाले रोग और उसके लक्षण के विषय में। हम चाहेंगे आप इसके निदान के विषय में भी किसान भाइयों को विस्तृत रूप से बताएं। हाँ, देखिए जब हम लक्षणों को पहचान लेते हैं तो इसका निदान करना बहुत आसान होता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप अपनी फसलों को ध्यानपूर्वक देखें, आपकी खेत में जो भी बीमारी दिख रही है उसको पहले पहचानें, तब जो है इलाज के लिए जाएं। क्योंकि जब तक आप पहचान नहीं पाते हैं उसके बाद यदि जो है आप करते क्या हो, दुकानदार से जाते हो बोलते हो कि हमें दवा दे दीजिए। बीमारी यदि पहचान में आ जाएगी उस पर दवा का छिड़काव जब करते हैं तो जो है इफेक्टिव होता है, प्रभावी होता है। अभी जैसे पाउडरी मिल्ड्यू की बात करें, इस बीमारी को नियंत्रित करना है तो अभी शुरू के स्टेज में जैसे अभी ये जब आपके पौधे में फल नहीं आया हो उस समय यदि आया हो तो उस समय आप सल्फर का छिड़काव करें 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में डाल के। यदि आपका जो पौधे में फल फूल लग रहे हैं उस समय बीमारी दिखाई दे रही है तो आप जो है ले सकते हैं, साफ ले सकते हैं 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ, या बाविस्टीन 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में डाल के छिड़काव करें तो ये जो है आपकी पाउडरी मिल्ड्यू नियंत्रित हो जाएगी। इसके बाद आता है डाउनी मिल्ड्यू जो कि आपकी पत्तियों में दिखाई पड़ता है। पत्तियां जो है पीले रंग के धब्बे दिखाई पड़ते हैं पत्ती के ऊपर, और इस तरह के यदि लक्षण है तो उसके लिए जो है ब्लू कॉपर जो कि आसानी से बाहर मार्केट में उपलब्ध है, 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में डाल के छिड़काव करें। यह दवा उपलब्ध न हो तो रीडोमिल ले लें, ये भी जो है 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में डाल के छिड़काव करना है। यदि ये दोनों दवाएं उपलब्ध न हो तो आप जो है डायथन M45 का भी छिड़काव कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपने देखा हमारे विशेषज्ञ ने आपको कद्दू वर्गीय सब्जियों में लगने वाले रोग, उसके लक्षण एवं उसके निदान के विषय में बहुत अच्छी जानकारी दी। हम आशा करते हैं आप इन सभी जानकारियों से लाभ उठाएंगे। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान भाइयों। धन्यवाद किसान भाइयों। अगले अंक में फिर से मुलाकात होगी। इस अंक में इतना ही। नमस्कार, जोहार।
कुमार जी जो जानकारी लाते हैं लाजवाब, छांट के लाते हैं कि भाई जो है किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाएं। और जानते करते हैं कि भाई झारखंड जो है वो हिंदुस्तान के गिने चुने श्रेष्ठ सब्जी उत्पादक राज्यों में से एक है। तो हम सब्जी उत्पादक राज्य हैं, तो बेहतरीन फसल उपजाएं और इसके लिए रोग व्याधि हो, कीट वीट लगे तो क्या उसका उपचार हो। यहाँ खासकर रोग की बात की जा रही थी लतेदार कद्दू वर्गीय सब्जी फसलों की। तो दोस्तों, हमें लगता है कि आज का अंक अब शेष होने को है। समय हमें इजाज़त नहीं दे रही है कि हम कार्यक्रम और आगे बढ़ाएं। आपसे आज्ञा लें उससे पहले आप कागज कलम उठाएं और लिखें हमारा पता। हमारा पता है कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रायपुर रांची। हमारा पिन संख्या है 8340001। पता तो आपने नोट कर ही लिया है, लेकिन हमें खत लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। कृषि संबंधी किसी भी तरह की जानकारी लेनी हो या सुझाव देना हो, आप हमें खत लिखेंगे तभी हम आपकी कृषि संबंधी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। तो इसी के साथ हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जोहार।